नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल द्रोणादय विजन से। हम डिस्कस कर रहे हैं जीएस और जीके का प्रैक्टिस सेट जो आपके आने वाले एग्जाम है आने वाले दिनों में, जैसे कि एसएससी जीडी का एग्जाम है, आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। हम लगभग 74 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारी 75 नंबर की क्लास है जहां तक मुझे याद है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं क्लास, तो वो चैनल पे अगर जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएगा, जीएस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस पर क्लिक करेंगे तो पीछे की सारी क्लासेस सीक्वेंस में आ जाएंगी और आप पीछे की सभी क्लासेस देख सकते हैं। हमने क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, क्वेश्चन आपके सामने ही है। देखो, हम जो है लगभग ये हमारी 75 नंबर की क्लास है। 75 नंबर की क्लास है। हर क्लास में हम 10 से 15 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अगर 10 भी हम मान के चलें तो ये करीब 750 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जीएस के हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और एक क्वेश्चन का जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, एक क्वेश्चन का जब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो उस एक्सप्लेनेशन में कम से कम 5 नई चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। 5 नई चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करने से हमें 5 क्वेश्चन सॉल्व करने की जानकारी मिल जाती है। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो फिर तो 3000 के आसपास क्वेश्चन हमने कर लिए। ठीक है, तो क्लास में बने रहिए, जुड़े रहिए क्लास के साथ। जो भी आपका क्लास का फीडबैक है उस फीडबैक को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिए हमारे साथ। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। ठीक, और कोई समस्या है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगली क्लास में वो चीजें शामिल की जाएंगी आपकी, और हो सकेगा तो तुरंत ही आंसर दिया जाएगा अगर उस समय कमेंट कर पा रहे हैं आप तो। अगर बाद में देख रहे हैं क्लासेस तो बाद में आप कमेंट कर दीजिए, उन कमेंट्स को चेक करके टीम बता देगी और वो चीजें आपकी अगली क्लास में शामिल कर ली जाएंगी। ठीक है, नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है ना, तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, बिल्कुल तैयार हो जाइए। नया साल शुरू हो गया है, इस साल शुरुआत अच्छी कीजिए और सिलेक्शन लेके मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, चलो हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो पहला देख लो, द वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज द प्रेसिडेंट इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि ए ऑप्शन कह रहा है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है, राष्ट्रपति एब्सेंट होता है, तो उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करने लगता है। क्या ऐसा आर्टिकल 63 में कहा गया है? क्योंकि सवाल तो यही पूछ रहा है, आर्टिकल 63 के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? तो आर्टिकल 63 में दोस्त ये तो नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर एब्सेंट हो जाए तो उसकी जगह पे उपराष्ट्रपति काम करेगा, ऐसा आर्टिकल 63 में नहीं कहा गया। बी, देयर शैल बी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या आर्टिकल 63 में यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो बिल्कुल सही बात है। आर्टिकल 63 में कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये आर्टिकल 63 में कहा गया है, इसमें कहा गया है 63 में। तो जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का चेयरमैन कहलाएगा। समझ रहे, ध्यान रखेंगे। अब जब बात वाइस प्रेसिडेंट की चली है, बात अगर वाइस प्रेसिडेंट की चली है तो ध्यान रखेंगे दोस्त आप, वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वाइस प्रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है अमेरिका से,
यूएसए से ये हमने कॉन्सेप्ट लिया है। ठीक, वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट रूप से होता है। इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से होता है। वोट कौन देता है ये आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है तो जनता तो वोट नहीं देगी, फिर कौन देगा? तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, हु कैन पार्टिसिपेट इन द वोटिंग प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के उपराष्ट्रपति की चुनावी प्रक्रिया में वोट देने के लिए कौन पार्टिसिपेट करता है? चलो आगे देखें। अंडर विच आर्टिकल, अंडर विच आर्टिकल इज द वाइस प्रेसिडेंट द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? किस अनुच्छेद के तहत भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की, हम जो बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति की, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट की हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट की। तो वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आपके 63 से 73 तक हैं। ठीक है, 63 से 73 तक वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे, अनुच्छेद देखने को मिलेंगे। अब पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि 63 आर्टिकल 63 में कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, है ना, इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होगा। वहीं आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का वही राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहलाएगा। वीपी इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ध्यान देंगे, जो व्यक्ति जिस दिन जिस समय से भारत का उपराष्ट्रपति बन गया उसी दिन उसी समय से वो व्यक्ति राज्यसभा का भी चेयरमैन कहलाएगा। अब यहां एक्स ऑफिशियो लगा हुआ है, इसका मतलब वाइस प्रेसिडेंट के साथ साथ वो राज्यसभा का चेयरमैन कहलाएगा। याद रखेंगे, तो ऐसा आर्टिकल 64 में कहा गया है। आंसर हो जाएगा 64। तो विच आर्टिकल इज द वाइस प्रेसिडेंट, कौन सा आर्टिकल कहता है ये कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति भी होगा? तो ऐसा आर्टिकल 64 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 64 बताता है। क्लियर है? याद रखेंगे, भूलना बिल्कुल नहीं है। आगे देखें, हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव कैसे होता है? तो इनडायरेक्ट रूप से होता है। सबसे पहले तो ध्यान देंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। कैसे? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। कौन वोट देता है? तो क्योंकि हमें पता है कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है तो जनता तो भाई पार्टिसिपेट नहीं करेगी। कौन देगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य वोट देते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को क्या कहा जाता है? एमपी, एमपी कहा जाता है, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट देते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वोट देते हैं। ठीक है, संसद के सदस्य, हिंदी में बोलेंगे सांसद, हिंदी में बोलेंगे सांसद। तो सांसद वोट देते हैं राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के चुनाव में। लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो वोट देते हैं। कौन देता है वोट?
लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो है वोट देते हैं। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो यहां देखो 23वां प्रश्न है आपका, है ना। तो बाई बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस हैं यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, उनके द्वारा उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ठीक है, ये कैसे निकाला जाता है? तो जो सभी विधायकों की वैल्यू है उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से डिवाइड कर दो तो एक किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक सांसद की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो ये अब देखो हर स्टेट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू बराबर नहीं होगी, हर विधायक की बराबर नहीं होती, क्योंकि हर विधायक की बराबर नहीं होती वैल्यू, है ना। क्योंकि कोई छोटा स्टेट है, कोई बड़ा स्टेट है, किसी की जनसंख्या ज्यादा है, किसी की जनसंख्या कम है। तो ये जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्त याद रखेंगे, भारत में उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो बड़ा ही सिंपल प्रश्न है आपके लिए, 5 साल होता है। कितना? 5 साल होता है, ध्यान रखेंगे 5 साल। 5 साल से पहले अगर इनको रिमूव करना है, 5 साल से पहले अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाना है तो पद से हटाने का प्रस्ताव, पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। ठीक है जी। अब क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64, आर्टिकल 64 के अनुसार जो उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का चेयरमैन कहलाता है। अब जब उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का रेजोल्यूशन राज्यसभा में लाया गया है तो उस समय ये जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा का चेयरमैन नहीं बनेगा, राज्यसभा का चेयरमैन नहीं बनेगा, क्योंकि इसी को हटाने के लिए तो राज्यसभा में प्रस्ताव आया है। अब उस समय वो खुद ही चेयरमैन कैसे बन सकता है? तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा का चेयरमैन कौन बनेगा? राज्यसभा का जो डेप्यूटी चेयरमैन है, डेप्यूटी चेयरमैन, वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट जो है अध्यक्षता नहीं करेगा राज्यसभा की। अच्छा, अगर रिमूव करना है वाइस प्रेसिडेंट को तो पद से हटाने का प्रस्ताव लाने से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताना भी पड़ेगा लिखित में। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को ये सूचना देनी पड़ेगी, वो सूचना देनी पड़ेगी कि हम आपको पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं और प्रस्ताव लाने वाले हैं राज्यसभा में। याद रहेगा? ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। आगे देखें। While acting as a president, which allowances does the vice president receive? 25वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। जब भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन के काम करता है तो इस समय वो कौन सी वेतन, कौन सी सैलरी लेता है? राष्ट्रपति वाली सैलरी या उपराष्ट्रपति वाली सैलरी? राष्ट्रपति वाली सैलरी या उपराष्ट्रपति वाली सैलरी? तो ध्यान रखना, जब वाइस प्रेसिडेंट को क्या बना दिया? प्रेसिडेंट बना दिया इमरजेंसी में, क्योंकि प्रेसिडेंट उपस्थित नहीं था। तो वाइस प्रेसिडेंट को जब प्रेसिडेंट बना देंगे
तो वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलेगी प्रेसिडेंट बनने पर, वो सैलरी राष्ट्रपति की ही मिलेगी, वो सैलरी राष्ट्रपति की ही मिलेगी। ठीक है, 5 लाख रुपया महीना राष्ट्रपति की तनख्वाह ही मिलेगी जितने दिन तक वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि जब भारत में राष्ट्रपति किसी इमरजेंसी की वजह से पद पर नहीं रहता, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद क्योंकि खाली नहीं रह सकता कभी, तो राष्ट्रपति अगर इमरजेंसी में नहीं है पद पर, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाएगी कि वो आए और राष्ट्रपति का काम संभालें। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, वो हांगकांग गए हैं छुट्टी मनाने, थाईलैंड गए हैं, तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये अवसर मिलेगा कि वो राष्ट्रपति बन के काम करें। अगर मान लो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई भी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का कोई भी सीनियर जज राष्ट्रपति के पद पर आकर उनका कार्यवाहन कर सकता है। याद रहेगा, इतना समझ आ गया? क्लियर है? तो जब प्रेसिडेंट के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है तो उसे कौन सी सैलरी मिलती है? प्रेसिडेंट्स की सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं। जो भी सुविधाएं प्रेसिडेंट को दी जाती हैं वही उसको मिलेंगी, वही अलाउंसेस मिलेंगी, वही फैसिलिटीज मिलेंगी, वही पक्ष मिलेंगी। ठीक है, याद रखेंगे? बहुत बढ़िया भाई, ये तो अच्छा हुआ। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द गवर्नर ऑफ स्टेट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, बता दो भाई, जल्दी से बताओ। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। तो देखो, हमने यहां पे देखा था, हमने लास्ट क्लास में देखा था क्या देखा था हमने लास्ट क्लास में? बताओ भाई। हमने लास्ट क्लास में अच्छे से देखा था कि ये जो हैं, ये 5 राज्यपाल नए बनाए गए थे, है ना? तो ये जो 5 राज्यपाल बनाए गए, इन्हें अपॉइंट कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 के तहत जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो गवर्नर को अपॉइंट करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। 5 राज्यपाल ये नए बनाए गए हैं, है ना? अजय कुमार भल्ला मणिपुर के, और वीके सिंह मिजोरम के, और आरिफ मोहम्मद खान बिहार के, और हरि बाबू उड़ीसा के, और राजेंद्र विश्वनाथन केरला के। ठीक है, याद रखेंगे। तो कौन सा आर्टिकल हो गया? आर्टिकल 155। कौन सा हुआ? आर्टिकल 155, याद रखेंगे, आर्टिकल 155। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 के जरिए ही भारत के राष्ट्रपति गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। ठीक है जी, क्योंकि चुनाव कोई नहीं होता गवर्नर का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जो व्यक्ति गवर्नर बना है वो एक ही समय पर 2 राज्यों का गवर्नर भी हो सकता है। एक ही समय पर 2 राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। कोई बाउंडेशन नहीं है। अब आप पूछेंगे सर सैलरी भी डबल हो जाती होगी अगर 2 राज्यों को संभाल रहा है? तो जी नहीं,
सैलरी डबल नहीं होगी, सैलरी एक ही रहती है। बस अगर दो राज्यों के लिए काम कर रहा है तो 50-50% बांट लेंगे सैलरी। आधी सैलरी एक राज्य देगा, आधी दूसरी देगा, तो दोनों से मिलकर आएगी, सैलरी उतनी आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये। आगे देखिए, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलाउ द सेम पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट। निम्नलिखित में से वो कौन सा संविधान संशोधन है जो यह कहता है कि एक गवर्नर एक से ज्यादा राज्यों का भी गवर्नर हो सकता है एक ही समय पर। तो वो है आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956। 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, जिसके तहत ये कहा गया कि एक राज्यपाल एक ही समय पर जरूरत पड़ने पर 2 या 2 से अधिक राज्यों को भी संभाल सकता है। तो ये 7वां अमेंडमेंट हुआ 1956 में। याद रहेगा, याद रखना ही है, वैसे काम चलेगा ही नहीं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई। चलो, हु एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर। गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है, गवर्नर को शपथ कौन दिलवाता है। तो ध्यान रखना, ऐसे तुलना करके आप याद रखना, ऐसे तुलना करके याद रखो। जैसे जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाता है। ठीक वैसे ही जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है, राष्ट्रपति की तरह ही राज्यपाल होता है। जैसे राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है देश का, वैसे राज्यपाल स्टेट का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सीजीआई यानी कि सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज। और राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा, राज्यपाल को शपथ कौन दिलवाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट जैसा राज्य में क्या होता है, हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलवाता है। और इधर राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, वो शपथ दिलवाता है। अंतर यही है कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है और राज्यपाल का चुनाव नहीं होता, ये सीधा अपॉइंट किया जाता है। चुनाव नहीं होता, सीधा अपॉइंट किया जाता है। तो हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर, गवर्नर की जो शपथ होती है उसको कौन देखता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट। मान लीजिए जैसे कि बिहार के नए गवर्नर बने हैं, बिहार के नए गवर्नर बने हैं आरिफ मोहम्मद, है ना। तो बिहार में जो हाई कोर्ट है, बिहार में जो हाई कोर्ट है उसके होंगे चीफ जस्टिस। तो वही चीफ जस्टिस इस राज्यपाल को जो बिहार में बन रहे हैं उनको शपथ दिलवाएंगे। समझ गए। मध्य प्रदेश में अगर गवर्नर बन रहे हैं तो मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है जबलपुर में, उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो शपथ दिलवाएंगे। याद रखेंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अगर गवर्नर बन रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो वो उसके जो चीफ जस्टिस होंगे वही शपथ दिलवाएंगे, वही शपथ दिलवाएंगे। याद रहेगा। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिस ऑफ गवर्नर। राज्य के अंदर राज्यपाल बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता नहीं है, कौन सी योग्यता नहीं है। तो मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ये तो योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। मस्ट हैव कंप्लीटेड 35 ईयर, 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो तभी बन पाएगा। मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ स्टेट, राज्य का निवासी होना चाहिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। तो आपसे पूछा है कौन सी क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए राज्य के राज्यपाल बनने के लिए, तो वो राज्यपाल उसी राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। ये मस्ट बी अ रेसिडेंट ऑफ द स्टेट, उस स्टेट का निवासी होना चाहिए वो, नहीं जी, ये क्वालिफिकेशन नहीं है। जबकि ये देखा जाता है कि जिस राज्य का उसे राज्यपाल बना रहे हैं वो व्यक्ति उसी राज्य का रहने वाला ना हो, ये कह रहे हैं हो।
तो ये गलत है। ठीक है, आगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज द गवर्नर एक्ट एट हिज डिस्क्रिशन? निम्नलिखित में से वो कौन से मामले हैं जिनमें राज्यपाल अपने विवेक पर कार्य करता है, यानी कि अपने विवेक का इस्तेमाल, अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके काम करता है। 30वां, रिजर्विंग अ बिल फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन, राष्ट्रपति की सहमति के लिए विधेयक को आरक्षित कर लेता है। सही बात है। दूसरा, अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर इन केस ऑफ नो क्लियर मेजोरिटी, अगर राज्य के अंदर किसी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो किसी भी पार्टी के लीडर को मुख्यमंत्री अपॉइंट कर देगा, बाद में वो बहुमत प्रूफ कर सकता है। सी, रिकमेंडिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन द स्टेट, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए सिफारिश कर सकता है अपने राज्य में जरूरत पड़ने पर, अगर लॉ एंड ऑर्डर या कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है तो। सही बात है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द एबव। ये याद रखना है, भूलना नहीं है भाई साहब, बिल्कुल नहीं भूलना है आपको। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किए आज के प्रश्न। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना? तो एक बार बता दीजिए मुझे, कमेंट करके जरूर जाइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू। राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद।